नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में। तो नया टॉपिक ऐड हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ। अगर हम राजस्थान में जनजातियों की बात करें तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 92.39 लाख जो हैं ये राजस्थान के अंदर जनजातियाँ निवास करती हैं। 95% जो जनजातियाँ हैं ये गाँवों में निवास करती हैं। शहरों के अंदर जनजातियां बहुत कम निवास करती हैं। जनजातियां जो हैं ज़्यादातर गाँव में निवास करती हैं। अगर हम प्रतिशत में बात करें कि कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है वो राजस्थान के अंदर जनजातियां हैं, तो लगभग 13.48%। तो लगभग 13.48% जो है वो राजस्थान के अंदर जनजातियों का प्रतिशत है। अगर हम जनजातीय लोगों में राजस्थान का स्थान देखें, राजस्थान की क्या स्थिति है जनजातीय लोगों में, अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत के अंदर राजस्थान जो है वो छठे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो अगर संख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर जनजातियों की क्या स्थिति है, राजस्थान जो है वो छठे नंबर पे आता है। और अगर प्रतिशत के आधार पे पूछा जाए तो राजस्थान आता है 13वें नंबर पे। पहले नंबर पे आता है पूरे भारत में मिजोरम में। मिजोरम में प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं और राजस्थान है वो 13वें नंबर पे आता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं वो कहाँ पे निवास करती हैं, तो संख्या के आधार पे सबसे ज़्यादा हैं उदयपुर के अंदर। कितनी हैं? कुल हमने देखी 92.39 लाख जो जनजातियाँ हैं ये राजस्थान के अंदर निवास करती हैं। इनमें से 45.25 लाख तो लगभग 50% जनजातियां हो गई। लगभग 50% जनजाति जो है ये अकेले उदयपुर में निवास करती है। तो सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर। और प्रतिशत के आधार पे अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। संख्या के आधार पे उदयपुर में और प्रतिशत के आधार पे बांसवाड़ा में। तो आपको दोनों आधार पे याद रखना है, संख्या के आधार पे भी और प्रतिशत के आधार पे भी। ठीक है। और अगर हम देखें कि राजस्थान के अंदर सबसे कम जनजातियां कहाँ पे निवास करती हैं, तो सबसे कम जनजातियां संख्या के आधार पे अगर देखें तो ये हैं बीकानेर के अंदर। और प्रतिशत के आधार पे देखें तो सबसे कम कहाँ पे हैं? नागौर जिले के अंदर राजस्थान में सबसे कम जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं जनजातियों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो सभी जनजातियों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो जनजातियों की होती हैं उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जनजातियां जो हैं वो जंगलों में या फिर पर्वतों में या फिर पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो ज़्यादातर जनजातियां, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के अंदर जनजातियां जो हैं वो बहुत कम निवास करती हैं। हमने देखा था लगभग 95% जो जनजातियां हैं ये गाँवों के अंदर निवास करती हैं। इसमें से भी जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, जो पठारी क्षेत्र होगा, यहाँ पे जनजातियाँ जो हैं वो ज़्यादा निवास करती हैं। और सभी प्रकार की जनजातियाँ हैं ये पहाड़ी, पर्वतीय और जंगलों में निवास करती हैं। इनकी जो जीवन शैली होती है ये प्राकृतिक जीवन शैली है। जैसे कि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ों से, पेड़ पौधों से, जंगलों से, शिकार करते हैं। तो इनकी जो जीवन शैली रहती है सभी जनजातियों की ये रहती है प्राकृतिक जीवन शैली। इनकी बोली अलग होती है, इनकी संस्कृति अलग होती है, इनके आवास अलग होते हैं। ज़्यादातर जंगलों में, पर्वतों में, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं। इनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो भी अलग होते हैं और इनका सामाजिक ढांचा भी अलग होता है। वनों से भोजन या कंदमूल, फल आदि प्राप्त करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वनों से शिकार करना, स्थानांतरित कृषि करना। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है ये हमने देखा था। वनों को जलाते हैं, जंगलों को जलाते हैं, वहाँ पे उसको समतल बना के 2-3 साल के लिए कृषि करते हैं। उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे वनों को जलाते हैं, सेम यही प्रोसेस दूसरी जगह करते हैं। तो ऐसे ये घूम घूम के कृषि करते हैं। ठीक है। मजदूरी आदि से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जनजातियों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो कि सभी जनजातियों की कॉमन विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, सबसे पुरानी जनजाति है भील जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति है। तो ऊंची पहाड़ी पे जो भील रहते हैं उनको बोला जाता है पालवी, और जो मैदानी क्षेत्र के अंदर रहने वाले भील हैं उनको बोला जाता है वागड़ी। तो भील पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी रहते हैं।
जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंची पहाड़ियों पे जो भील रहते हैं उनको बोला जाता है पालवी, और जो मैदानी क्षेत्र में जो भील रहते हैं उनको बोला जाता है वागड़ी। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इनका मुख्य क्षेत्र क्या है? मुख्यतः भील जनजाति कहाँ पे निवास करती है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा करती है उदयपुर के अंदर। हमने देखा था उदयपुर में सभी प्रकार की जो जनजातियां हैं सबसे ज्यादा निवास करती हैं उदयपुर के अंदर। तो अगर आपसे भीलों का मुख्य क्षेत्र पूछा जाए कि मुख्यतः ये कहाँ पे निवास करते हैं, तो ये उदयपुर के अंदर। अन्य और क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे भील जनजाति जो है वो निवास करती है? बांसवाड़ा के अंदर भी, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जेम्स टोड, इन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। भीलों को वनपुत्र किसने कहा है? तो जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है, यानी वनों के पुत्र कहा है। ठीक है स्टूडेंट। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात की जाए तो कैसा रहता है इनका सामाजिक जीवन? अगर विवाह की बात करें तो भील जो हैं ये पेड़ पौधों को साक्षी मान के विवाह करते हैं। देखो, इनको जेम्स टोड ने वनपुत्र भी कहा है, यानी कि जो भील जनजाति है ये वनों को बहुत मानती है, तो बहुत मान्यता रहती है इनके लिए वनों की। तो ये पेड़ पौधों को साक्षी मान के विवाह करते हैं, जिसको कि हाथी वेंडो विवाह कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी वेंडो विवाह कौन सी जनजाति में किया जाता है? तो ये किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। तो भील जनजाति जो है ये पेड़ पौधों को साक्षी मान के विवाह करती है और इसको बोला जाता है हाथी वेंडो विवाह। तो भीलों की विवाह की देवी कौन है? भराड़ी माता इनकी विवाह की देवी है। भील जनजाति के अंदर एक रिवाज होता है, इसमें वर पक्ष के द्वारा, यानी जो वर पक्ष होता है ये कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देता है, जिसे क्या बोला जाता है? उस मूल्य को क्या बोला जाता है? जो कि वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है कन्या पक्ष को, तो उसे बोला जाता है दापा। तो दापा क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, दापा क्या है? वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता को दिया जाने वाला जो मूल्य है वो दापा कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है दापा क्या है। इनके अंदर तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। भील जनजाति के अंदर जब तलाक होता है तो उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। भीलों के गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पालवी या फिर तदवी बोला जाता है। और संपूर्ण भील जाति का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है गमेती। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग याद रखने हैं। संपूर्ण भील जाति के मुखिया को बोला जाता है गमेती और भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है पालवी या फिर तदवी। इनके कुल देवता कौन है? तो टोटम इनके कुल देवता हैं। और केसरिया नाथ जी के केसर पी के भील कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि केसरिया नाथ जी की केसर पी के भील कभी भी, जो भील जनजाति है ये कभी झूठ नहीं बोलती। प्रमुख मेले कौन से हैं भील जनजाति के या भीलों के? तो भीलों के प्रमुख मेले हैं, डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला भरता है जो कि भीलों का प्रमुख मेला है। और कौन कौन से मेले हैं? तो भीलों के और प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? एक है घोटिया अम्बा मेला जो कि बांसवाड़ा में भरता है, मुख्यतः भील जनजातियों का मेला है। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो भीलों द्वारा एक तो है इनका घूमर नृत्य और एक है इनका गैर नृत्य। घूमर और जो गैर नृत्य है ये भीलों का मुख्य नृत्य है। ठीक है स्टूडेंट। इनके प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? धनुष बाण, तलवार और खंजर भीलों के मुख्य औजार हैं। एक इनके यहाँ पे सामूहिक कृषि कार्य होता है जिसको कि हेलमो बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हेलमो क्या है? तो भील जनजाति के अंदर सामूहिक कृषि कार्य को क्या बोला जाता है? हेलमो बोला जाता है। तो ये हमने भील जनजाति के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। अगली जनजाति देखते हैं। अगली है मीणा जनजाति जो कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति है? पहले नंबर पे आती है मीणा जनजाति। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? एक नंबर पे है मीणा जनजाति, 2 नंबर पे है भील जनजाति और 3 नंबर पे आती है गरासिया जनजाति। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मीणा जनजाति, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है भील जनजाति और तीसरे नंबर पे आती है गरासिया जनजाति। तो अगर हम मीणा जनजाति की बात करें तो मुख्य क्षेत्र जहाँ पे ये निवास करती है तो इनका मुख्य क्षेत्र है जयपुर। तो सबसे ज्यादा मीणा जनजाति निवास करती है जयपुर के अंदर। दौसा में भी निवास करती है, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर और उदयपुर के अंदर।
तो ये जो जनजाति है सबसे ज्यादा क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है और सबसे ज्यादा विकसित जनजाति है। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो अगर हम मीणा जनजाति के विवाह की बात करें कि इनके यहाँ पे विवाह कैसे होता है, तो प्राचीन काल में ब्रह्म और गंधर्व विवाह किया जाता था मीणा जनजाति के अंदर। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सामान्य विवाह बाकी सब लोग जैसे करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है, तो वर्तमान में मीणा जनजाति के अंदर सामान्य विवाह होता है। प्राचीन काल के अंदर होता था ब्रह्म विवाह और गंधर्व विवाह, लेकिन वर्तमान में सामान्य विवाह इनके यहाँ पे होता है। तो मीणा जनजाति में विवाह के दौरान एक रस्म होती है जिसको कि मोरनी मांडना बोलते हैं। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है मोरनी मांडना क्या है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोरनी मांडना क्या है। तो मीणा जनजाति के अंदर विवाह के दौरान की जाने वाली एक रस्म होती है। ठीक है स्टूडेंट, इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो होली के तीसरे दिन किया जाता है खेरवाड़ नृत्य, एक है डूंगरपुर का प्रसिद्ध नृत्य है नेजा नृत्य, जो कि मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अगर इनके मुख्य देवता की बात करें, मीणा जनजाति के कौन से देवता हैं वो मुख्य देवता हैं, तो भूरिया बाबा और जो बुज देवता हैं ये मीणा जनजाति के मुख्य देवता हैं। तो ये हमने मीणा जनजाति के बारे में जो भी मुख्य बातें थी, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, वो हमने देख ली। तो अगली जनजाति देखते हैं गरासिया जनजाति, जो कि राजस्थान के अंदर तीसरी सर्वाधिक जनजाति है। अगर इनके निवास क्षेत्र की बात करें कि मुख्यतः गरासिया जनजाति कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये करती है आबू रोड एवं पिंडवाड़ा के अंदर, पाली के बाली के अंदर, उदयपुर के गोगोंदा में, और उदयपुर में एक कोटड़ा तहसील है। तो मुख्यतः इन क्षेत्रों में जो गरासिया जनजाति है ये निवास करती है। अगर इनकी सामाजिक जीवन की बात करें, इनका सामाजिक जीवन कैसा है, तो अगर हम गरासिया जनजाति के विवाह के प्रकारों की बात करें, गरासिया जनजाति के अंदर अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। एक होता है मोरबंदिया विवाह, काफी प्रसिद्ध विवाह है। अगला है तानना विवाह, तो तानना विवाह जो है ये पैसे देके किया जाता है, तो ये है पैसे देकर वधू को लाना, पैसे देके कन्या को लाना, उसको बोलते हैं तानना विवाह। पहरावना, इसमें कपड़े देके विवाह किया जाता है। मेलबो, मेलबो किसको बोलते हैं? मुकलावा करने को इसमें बोलते हैं मेलबो। अगर शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ विवाह करती है तो इसको बोलते हैं खेवणो विवाह। तो गरासिया जनजाति काफी मॉडर्न जनजाति है। अगर कोई शादीशुदा महिला है और अगर वो अपने प्रेमी के साथ विवाह करना चाह रही है तो इस प्रकार की विवाह को गरासिया जनजाति में बोला जाता है खेवणो विवाह। और एक जोरदार विवाह इनके यहाँ पे है सेवा विवाह। तो इसमें क्या होता है, शादी से पहले लड़के को घर जमाई बना के उससे काम करवाया जाता है, तो इसे बोलते हैं सेवा विवाह। तो काफी इंटरेस्टिंग विवाह है सेवा विवाह। शादी से पहले लड़के को घर जमाई बनाकर उससे काम करवाते हैं, तो इस विवाह को बोला जाता है सेवा विवाह, जो कि गरासिया जनजाति के अंदर किया जाता है। तो ये गरासिया जनजाति के कुछ प्रमुख विवाह के प्रकार थे। कौन कौन से विवाह जो हैं वो गरासिया जनजाति के अंदर होते हैं ये हमने देख लिए। अगर कोई गरासिया पुरुष भील महिला के साथ शादी करता है तो उनको बोला जाएगा भील गरासिया। लेकिन अगर गरासिया महिला किसी भील पुरुष के साथ शादी करती है तो इसको बोलते हैं गमेती गरासिया। तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखना है। गमेती गरासिया कौन कहलाएंगे? जब महिला है वो गरासिया जनजाति की है और पुरुष है वो भील जनजाति का है, अगर वो विवाह कर लेते हैं तो वो कहलाएंगे गमेती गरासिया। लेकिन अगर पुरुष जो है वो गरासिया जनजाति का है और महिला जो है वो भील जनजाति की है तो वो कहलाएंगे भील गरासिया। तो गरासिया जनजाति की जो पंचायत होती है उसके मुखिया को क्या बोला जाता है? सहलोत या फिर पालवी बोला जाता है। इनके मुख्य मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं? कोटेश्वर मेला लगता है गुजरात के अंबाजी के अंदर, जो कि गरासिया जनजाति का प्रमुख मेला है। एक लगता है चैत्र विचित्र मेला, कहाँ पे लगता है? ये लगता है सिरोही के देलवाड़ा के अंदर। सिरोही में एक दूसरा मेला भी लगता है गणगौर मेला, जो कि सिरोही के सियावा में लगता है। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? एक है वालर नृत्य, जो कि गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। गैर नृत्य, मोरिया नृत्य और गरबा नृत्य, ये हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। तो ये हमने गरासिया जनजाति के बारे में जो भी मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो सहरिया जनजाति है ये मुख्यतः किन क्षेत्रों में निवास करती है, तो इनके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? किशनगंज और बारां के शाहाबाद के अंदर
जो सहरिया जनजाति है ये मुख्यतः निवास करती है। सहरिया जनजाति के सामुदायिक भवनों को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है हथाई या फिर बंगला या फिर ढालिया बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हथाई क्या है, तो सहरिया जनजाति के जो सामुदायिक भवन हैं उनको हथाई बोला जाता है, उन्हीं को बंगला बोला जाता है और उन्हीं को ढालिया बोला जाता है। और सहरिया जनजाति के घरों को क्या बोला जाता है? तो इनके घरों को बोला जाता है टापरी या फिर टोपा बोला जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो सहरिया जनजाति के मुखिया को बोला जाता है कोतवाल। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। सहरिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन है? तो जो कोड़िया माता हैं ये सहरिया जनजाति की कुलदेवी हैं। इनके कुलदेवता कौन है? तो वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो सहरिया जनजाति के कुलदेवता हैं। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो तेजाजी और भैरू जी की पूजा करते हैं। इनके मुख्य मेले कहाँ कहाँ पे भरते हैं? तो सहरिया जनजाति के मुख्य मेले कौन कौन से हैं? एक है कपिल धारा मेला, एक है सहरियों का कुंभ जो कि 12 के अंदर भरता है। सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा दीपावली पे हीड़ नामक जो गीत हैं ये गाए जाते हैं। तो काफी प्रसिद्ध हैं हीड़ नामक गीत, हीड़ गीत जिनको बोला जाता है, जो कि सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। और कब गाए जाते हैं? ये गीत गाए जाते हैं मुख्यतः दिवाली के अवसर पे। और इनकी यहाँ की जो लठमार होली है ये प्रसिद्ध है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहरिया जनजाति की कौन सी होली यानी किस प्रकार की होली है वो ये खेलते हैं? तो जो लठमार होली है ये मुख्यतः सहरिया जनजाति के द्वारा खेली जाती है। अगली जनजाति देखते हैं, अगली है डामोर जनजाति। तो मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है? तो इनके मुख्य क्षेत्र हैं डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा में, और मुख्यतः उदयपुर के अंदर जो डामोर जनजाति है ये मुख्यतः निवास करती है। तो इस जनजाति के अंदर जो विवाह होता है ये होता है दापा विवाह। इस जनजाति के अंदर विवाह का जो मुख्य आधार है वो है दापा विवाह। तो दापा विवाह क्या था हमने देखा था, इसके अंदर वर पक्ष जो है वो कन्या का कुछ मूल्य देता है, उस मूल्य को बोला जाता है दापा। तो डामोर जनजाति का जो विवाह है उसका मुख्य आधार होता है दापा, यानी इसमें भी वर पक्ष के द्वारा कन्या का मूल्य दिया जाता है वधु पक्ष को, तो उस मूल्य को बोला जाता है दापा। और क्या विशेषताएं हैं इनकी? इनके अंदर बहु विवाह भी किए जाते हैं, यानी एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। डामोर जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मुखी बोला जाता है। मुख्य मेले कहाँ कहाँ पे भरते हैं इनके? तो एक भरता है छेला बाऊजी का मेला जो कि गुजरात के पंचमहल में भरता है। एक भरता है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला जो कि डूंगरपुर के अंदर भरता है। इस जनजाति के अंदर होली के जो कार्यक्रम होते हैं इनको बोला जाता है चाड़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने डामोर जनजाति के बारे में जो भी मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। अगली जनजाति देखते हैं। अगली जनजाति है कथोड़ी जनजाति। तो काफी मुख्य जनजाति है, काफी प्रसिद्ध जनजाति है। तो जो कथोड़ी जनजाति है इसको मनरेगा के अंदर 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है। और ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कथोड़ी जनजाति को मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। तो इसमें यही पूछते हैं ज्यादातर कौन सी जनजाति है जिसको मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है? तो ये है कथोड़ी जनजाति। तो ये आपको ध्यान रखना है कथोड़ी जनजाति। ये जो जनजाति है ये खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करती है। ये हमने पहले भी देखा था, खेर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। इनके मुख्य क्षेत्र मुख्यतः उदयपुर में कथोड़ी जनजाति जो है ये निवास करती है। राजस्थान सरकार के द्वारा इनको मनरेगा में 100 दिन का जो अतिरिक्त रोजगार है ये दिया जाता है, ये हमने देख लिया। तो इनके मुख्य देवता कौन है कथोड़ी जनजाति के? इनके मुख्य देवता हैं डूंगरदेव, वाददेव, कामदेव, भारी माता और एक कंसारी माता। तो इन सारे देवताओं की जो कथोड़ी जनजाति है ये पूजा करती है। मुख्य नृत्य कौन सा है? तो एक है मावलिया नृत्य जो कि होली पे किया जाता है। इनके मुखिया को क्या बोला जाता है? तो कथोड़ी जनजाति के मुखिया को बोला जाता है नायक। और इनकी जो झोपड़ियां होती हैं उनको बोला जाता है खोलरा। तो ये कथोड़ी जनजाति के बारे में कुछ मुख्य बातें थी जिनसे कि प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमने देख लिया। अगली जनजाति देखते हैं। अगली जनजाति है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बारे में देखते हैं क्या विशेषताएं हैं इनकी। कंजर जनजाति मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में निवास करती है?
तो ये करती है मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती के अंदर अपन ने देखे थे 4 जिले शामिल हैं, कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़। ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती के अंदर। तो मुख्यतः जो कंजर जनजाति है ये यहाँ पे निवास करती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर करती है, भीलवाड़ा में, अलवर में और अजमेर के अंदर जो कथोड़ी जनजाति है ये मुख्यतः निवास करती है। इनके मुख्य देवता हैं जोगणिया माता। जोगणिया माता को जो कंजर जनजाति है ये काफी मानती है। इनकी कुल देवी है चौथ माता। रक्तदंजी माता को भी मानते हैं, जिनका मंदिर है बूंदी के अंदर। हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो कंजर जनजाति है ये हनुमान जी की भी पूजा करती है। इनका मुख्य व्यवसाय है अपराध करना। कंजर जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? अपराध करना। और ये लोग अपराध करते कैसे हैं? देवताओं का आशीर्वाद लेके अपराध करते हैं, जिसको कि पाती मांगना बोला जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पाती मांगना क्या है? तो कंजर जनजाति है उनका मुख्य व्यवसाय अपराध करना है, और ये जो लोग हैं ये देवताओं का आशीर्वाद लेके अपराध करते हैं, उसे बोला जाता है पाती मांगना। तो कंजर जनजाति के द्वारा अपराध करने को पाती मांगना बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके मुखिया को क्या बोला जाता है? तो इनके मुखिया को बोला जाता है पटेल। कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाएगा। तो ये हमने कंजर जनजाति के बारे में जो भी मुख्य बातें थी उनके बारे में देख लिया। अगली जनजाति देखते हैं। अगली जनजाति है सांसी जनजाति। तो मुख्यतः ये जनजाति कहाँ पे निवास करती है? ये करती है मुख्यतः भरतपुर और अजमेर जिले के अंदर। इनके 2 वर्ग हैं, एक होते हैं बीजा सांसी और एक होती है माला सांसी। जो सांसी जनजाति है इनके अंदर नारियल के आदान प्रदान से भी विवाह किया जाता है, यानी नारियल देके और लेके भी इनके यहाँ पे विवाह किया जाता है। तो नारियल के आदान प्रदान से सांसी जनजाति के अंदर विवाह किया जाता है। सिकोद्री माता की जो पूजा है ये सांसी जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। तो ये हमने राजस्थान के अंदर जो भी मुख्य जनजातियां थी उनके बारे में देख लिया, उनकी विशेषताएं देख ली, उनके सामाजिक जीवन यापन के बारे में देख लिया, उनकी जो सामान्य विशेषताएं थी उनके बारे में देख लिया। जनजातियों से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी वो सारी हमने कवर कर ली। अब हम जनजातियों से संबंधित कुछ कार्यक्रम या फिर योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख योजनाएं या फिर कार्यक्रम हैं जो कि जनजातियों के विकास के लिए चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? तो एक है आदिवासी या फिर जनजाति उप योजना। कब शुरू की गई थी? तो 1974 के अंदर ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। इन योजनाओं का आपको केवल नाम ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि योजना किससे संबंधित है? तो जनजातियों के विकास से संबंधित है। दूसरी योजना है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये योजना भी जनजातियों के विकास से संबंधित योजना है, जो कि 1978-89 के अंदर ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। अगली है शहरिया विकास कार्यक्रम। मुख्यतः शहरिया जनजाति के विकास के लिए ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। 1977-78 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम ये चलाया गया था 1989 के अंदर। जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम जनजातियों के विकास से संबंधित है। एकलव्य योजना, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको नाम ध्यान रखना है। तो एकलव्य योजना है ये किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा हुआ है। एकलव्य योजना संबंधित है जनजातियों के विकास से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली है रुख भायला कार्यक्रम। तो जिसके अंदर जनजाति नाम नहीं आ रहा वो योजनाएं हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनसे प्रश्न बन सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है। तो रुख भायला कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये कार्यक्रम भी जनजातियों के विकास से संबंधित है। मनरेगा में इनको अतिरिक्त रोजगार भी दिया जा रहा है, तो ये हमने देख लिया। एक आजीविका मॉडल योजना चलाई जा रही है जनजातियों के विकास के लिए, तो ये हमने देखा था। 3 जलाशयों के अंदर चल रही है, जयसमंद उदयपुर के अंदर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा के अंदर और कडाणा बैकवाटर डूंगरपुर के अंदर। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जनजातियों के जो मछुआरे हैं उनको मछली पकड़ने की इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण कीमत जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है। जनजाति लोगों के अंदर जो मछुआरे हैं स्पेशली उनके उत्थान के लिए ये जो योजना है ये चलाई गई है। एक प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि जनजातियों के विकास के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट है। तो क्या नाम है? प्रोजेक्ट बोल्ड। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है?
तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जनजातियों के विकास से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जनजाति के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आपका जनजाति टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा केवल जनसंख्या वाला टॉपिक है जो कि छोटा सा टॉपिक है, उसको हम एक क्लास में देख लेंगे। उसके बाद हमारी राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड और भारत की ज्योग्राफी। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए हम पहले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, बाद में हम देखेंगे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो, इस लिंक से भी सर्च कर सकते हो। तो आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप सारी PDF देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।